जैसे 1.1, 1.2 ऐसे करके, और यहाँ पे टॉपिक का नाम दिखेगा। तो आप गौर कीजिएगा, जब आप पाठ्यक्रम को देखते हैं तो वो नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख दिया गया है, और जो टॉपिक है आप ध्यान देंगे तो पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। 30 सितंबर को या 3-4 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है, वो ध्यान दीजिएगा कि वो पेपर, वो एग्जाम आपका बढ़िया जाए। मतलब इसमें आपको थोड़ा मेहनत करके जाना है, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें होने वाला है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सर, क्योंकि ये एग्जाम आपका इम्पैक्ट डालेगा टीचर के ऊपर। अगर आप टीचर को पहले कन्विंस करके रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये डिपेंड करेगा आपका 20 मार्क्स पे। लेकिन स्ट्रेटेजी ये आपका होना चाहिए कि आप या तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें अगर कंफ्यूजन में है तो पीवाईक्यू लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेवल इजी क्वेश्चन ही रहता है, और कुछ टेस्ट अगर आप लगा पाते हैं, कहीं पे अगर चल रहा है टेस्ट, तो बैठ के एग्जाम दे दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मेनली आपका टेस्ट ही आपको इम्प्रूव करता है। भले बोरिंग वो हो सकता है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। वहां पे गए 3 घंटा बैठे और फिर पता चला कि 2 क्वेश्चन छूट गया सर, 3 क्वेश्चन छूट गया, तो ये सब चीज प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एग्जाम में जब आप बैठे हैं तो स्टार्टिंग करो सेक्शन ए से ही, रिस्क को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए आसान रहेगा, तो सेक्शन ए बी सी डी आप ऐसे करके बनाओ, ठीक बात है। लेकिन कुछ बच्चे का ऐसा माइंड होता है कि वो बहुत अच्छा तैयारी करते हैं तो वो पहले डी को बना लेते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कहो कि ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि सेक्शन ए बनाओ, फिर बी बनाओ, सी बनाओ, डी बनाओ, क्योंकि ये दोनों टाइप के बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेक्शन डी में अगर एक क्वेश्चन हो सके, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, और बाद में जो आसान भी सवाल है उसमें भी आप फंस जाएंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है जानकर भी गलत हो जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस जैक एडवायर कोचिंग सेंटर में, जो एक यूट्यूब चैनल है जहां पे आप सभी को झारखंड एकेडमिक काउंसिल से संबंधित एकेडमिक क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के सारे वीडियोस आपको यहां पे मिलेंगे। इस वीडियो में आपका जैक से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, बोर्ड की तैयारी, साथ साथ सभी सब्जेक्ट के विषय के बारे में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। कहीं ना कहीं भविष्य में, फ्यूचर में इसी से संबंधित सारे वीडियोस इस चैनल में आने वाले हैं। तो आप सब जितने भी बच्चे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट होगा जो कि जैक बोर्ड देने वाले हैं, या कहीं ना कहीं आप जैक बोर्ड वाले स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले नेक्स्ट वीडियोस को भी देख पाएं। फिलहाल शुरुआत तो कहीं कहीं ना कहीं से करना होता है, तो वो शुरुआत है क्लास 10th से। फिलहाल के लिए अभी हम लोग क्लास 10th में एक स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, जिसमें आपको फ्यूचर में सारे वीडियोस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। जैक बोर्ड 2025, कैसे आप जैक बोर्ड 2025 में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। अभी जो समय चल रहा है, आज जो तारीख है, अभी सितंबर खत्म हो जाएगा, अक्टूबर आने वाला है, और कहीं ना कहीं आपका 30 तारीख को एग्जाम भी होने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो वो तो एक एक मुद्दा है ही, जिसमें एक ही दिन में आपको सारा पेपर लेना है और क्वेश्चन को बनाना है। तो वो आप खुद की तैयारी अभी आप देख लीजिए, जज कर लीजिए कि किस तरीके से आप करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको बोर्ड का पेपर देना होगा, मैट्रिक आने वाला है, समय आपको सारा बताया जाएगा, क्या सिलेबस है, कैसे करना है, ये आज के वीडियो में मैथमेटिक्स को लेकर आपको बताया जाएगा। कुछ जानकारी अभी फिलहाल के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अब जो समय आ गया है जैक बोर्ड 2025, इसमें आपको अभी फिलहाल के लिए मैथमेटिक्स के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? मैथमेटिक्स के बारे में बताया जाएगा, मैथ्स के बारे में बताया जाएगा कि आप कैसे आप चीजों को प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग तो नहीं, फिलहाल अभी आपको जानकारी दे दिया जाएगा। आप वीडियो को देखिए कि किस तरीके से कितने मार्क्स का क्या क्या हो सकता है,
और अपना 100% यहाँ पे दीजिए, अपना 100% आप लगाइए, तो ऑटोमेटिक है आपका मार्क्स भी 100% के निकट पहुंच जाएगा। पूरी तरीके से सारा इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिलने वाला है। मैथ्स को लेके कुछ जानकारी देख लो, ये वीडियो उसी पर है। सबसे पहली बात है, ये सारा इंफॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट के थ्रू इकट्ठा किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक क्रेडिट बनता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए, आपको मैं बता दूं क्या क्या पॉइंट है कि जैक द्वारा 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा संशोधित नवीनतम सिलेबस के आधार पे की जाएगी। नवीनतम सिलेबस जब हम लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जब सिलेबस को देखेंगे तो आपका ओल्ड एनसीईआरटी ही आता है ना, आपको उसी में पढ़ना है। झारखंड सरकार के आदेश अनुसार 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा केवल एक टर्म में आयोजित होगी। कहने का मतलब एक ही बार होगा एग्जाम, अलग अलग तरीके से नहीं होगा, अलग अलग नहीं होने वाला है। जैक द्वारा परीक्षा फरवरी मार्च के बीच में, इसके बारे में टेंटेटिव जो होने वाला एग्जाम है उसका तारीख भी आपको अभी बताया जाएगा। 2025 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्नों तथा अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम देना है। एमसीक्यू भी होगा, शॉर्ट आंसर टाइप भी होगा और लॉन्ग आंसर भी होगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो पीवाईक्यू आप देख सकते हैं। परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका के माध्यम से ही होगा। आपको पहले की तरह जो एक कॉपी मिलता था वो कॉपी ही मिलेगा। अर्थात मतलब साफ कर दे रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ये इस चीज को ध्यान रखिए, नहीं कराई जाएगी मतलब वहां पे ओएमआर सीट जो 30 क्वेश्चन आने वाला है गोला करने वाला, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको उसी कॉपी में उस ओएमआर के बदले उसी कॉपी में आंसर लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर, ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन, ऐसे करके आपको लिख देना है ना। जैक द्वारा परीक्षा में पूरे सिलेबस 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपका जो सिलेबस है उसी के आधार पर है, सही है। संशोधित सिलेबस के आधार पर सभी छात्र छात्राओं को 2024-25 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक बात है। छात्र छात्राएं 10वीं कक्षा के नवीनतम सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। ये डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, jack.jharkhand.in करके एक वेबसाइट है, उस पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज फाइनली मैं बता दूं कि ओल्ड एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है। ठीक, इस सिलेबस में आपको थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि जब भी नवीनतम सिलेबस लिखा गया है, जब आप झारखंड बोर्ड के सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि पाठ्यक्रम, यहाँ पे पाठ्यक्रम दिखेगा इस जगह पे, जैसे 1.1 1.2 ऐसे करके, और यहाँ पे टॉपिक का नाम दिखेगा। तो आप गौर कीजिएगा, जब आप पाठ्यक्रम को देखते हैं तो वो नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख दिया गया है, और जो टॉपिक है आप ध्यान देंगे तो पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। मतलब आप किस चीज को मानिएगा, अगर मान लीजिए एक तरफ ए बी सी पढ़ना है, ए भी पढ़ना है, बी भी पढ़ना है, सी भी पढ़ना है, और दूसरी ओर बोला जा रहा है कि ए पढ़ना है और बी पढ़ना है, तो आप क्या मानेंगे? ऑफ कोर्स है कि आप अपना रिस्क नहीं लेंगे और ए बी सी सारे बात को पढ़ लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग पढ़े होंगे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस जगह पर 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके जो लिखा हुआ है वो न्यू एनसीईआरटी जो आपका पब्लिश किया गया है उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है। लेकिन वही चीज आप जब टॉपिक में जब देखिएगा तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा ऐसे करके वो सारे बात को लिख दिया गया है जो ओल्ड एनसीईआरटी में था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पुराना एनसीईआरटी को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज को, आप इस रिस्क को क्यों लेंगे जब क्वेश्चन आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में ही पूरी तरह से क्लेरिफाइड नहीं है चीज। क्योंकि एक सेक्शन में आपका पाठ्यक्रम में एकदम नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को, टॉपिक को लिखा है, और जो नेमिंग है कि आपको क्या क्या पढ़ना है वो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता है। आपको आपको
ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई भी रिस्क आप ना ले पाए। सही बात है, ठीक। ये कंक्लूजन मिला पहला। दूसरा, अब देखो, ये तो बढ़िया बात है, आगे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, टोटल तो 600 मार्क्स रहेगा, 500 मतलब 500 में आपका परसेंटेज बनेगा, लेकिन एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, कोई मैथ, कोई हिंदी लेते हैं, कोई संस्कृत लेते हैं, तो टोटल आपका 500 में मार्क्स बनेगा, लेकिन 600 का पेपर होता है। क्लास 10 100% सिलेबस, ओनली रिटेन, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉग आंसर। सही बात है, एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही पिछले बार भी हुआ था, हमेशा होता है, यहां भी होगा। अब देखो यहां इस तरीके से पेपर है, यहां देखो सारा सब्जेक्ट है, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, मैथ्स का पेपर, साइंस का, सोशल साइंस और संस्कृत जो एडिशनल सब्जेक्ट है। बहुत कोई एडिशनल सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं ताकि आप लोग को दिख पाए। ठीक है, देखो, हाँ, तो संस्कृत का पेपर एडिशनल होता है, बहुत सारे बच्चे हिंदी को एडिशनल बना लेते हैं जब उनको मिलता है ऑप्शन लिखने का। ठीक, तो 5 सब्जेक्ट में आपका मार्क्स बनने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। तो संस्कृत अगर मैक्सिमम कोई एडिशनल संस्कृत ही लेते हैं क्योंकि उनको कम समझ में आता है, हिंदी स्कोरिंग भी हो जाता है कहीं ना कहीं, और हम देखे भी हैं कि इस बार हिंदी में खूब मार्क्स उठा है 2024 में। 2024 में बहुत बच्चे का नंबर हम तो देखे, उसी के कारण परसेंटेज बढ़ गया। मैथ्स में, साइंस में कम नंबर लाया, हिंदी में बहुत ज्यादा नंबर लाया। ठीक है, तो देखो OMR, तो OMR मतलब ऑब्जेक्टिव का बात हो रहा है, लेकिन OMR नहीं मिलेगा आपको। 30-30 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में दिया हुआ है। रिटेन लिखने वाला 50 मार्क्स का है, इससे भी पहले था, टोटल बन जाता है 80। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स 20 नंबर का है सारे सब्जेक्ट में। कहने का मतलब, जब आप प्रैक्टिकल बोलते हैं तो प्रैक्टिकल सब में थोड़ी ना होता है। अब साइंस में हो सकता है, लेकिन एसएसटी में क्या प्रैक्टिकल और मैथ्स में क्या प्रैक्टिकल। तो ऐसे सिचुएशन में इसको बोलते हैं इंटरनल मार्क्स, इसको बोलते हैं इंटरनल मार्क्स। मतलब ये जो मार्क्स है आपका स्कूल के द्वारा बताया जाएगा या फिर पहुंचाया जाएगा। अब अभी जो आप अक्टूबर में, जो सितंबर का लास्ट में एक एग्जाम देने वाले हैं, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं टीचर जज कर लेंगे कि बच्चा किस टाइप का है, और उसी के आधार पे कहीं ना कहीं ये 20 मार्क्स इफेक्ट करने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला एग्जाम में आपको प्रयास करना है अच्छा नंबर लाने का। ठीक है, तो यहां से निष्कर्ष क्या मिला, यहां से निष्कर्ष ये मिला आपके लिए अभी, कि जो अभी एग्जाम होने वाला है 30 सितंबर को या 1-2 अक्टूबर, अक्टूबर जो चल रहा है अक्टूबर को, 30 सितंबर को या 3-4 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है, वो ध्यान दीजिएगा कि वो पेपर, वो एग्जाम आपका बढ़िया जाए। मतलब इसमें आपको थोड़ा मेहनत करके जाना है, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें होने वाला है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है सर, क्योंकि ये एग्जाम आपका इम्पैक्ट डालेगा टीचर के ऊपर। अगर आप टीचर को पहले कन्विंस करके रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये डिपेंड करेगा आपका 20 मार्क्स पे। लेकिन ये बात भी है कि देखिए, टीचर को किसी बच्चे का भविष्य बिगाड़ने में का शौक नहीं है, तो नंबर वो देते ही हैं, खूब नंबर देते हैं, सबको देते भर भर के। बस यही है कि आप थोड़ा सा केयर कीजिए उस, ये नहीं कि उनसे बेमतलब का चीजों को लेके, अगर मान लीजिए आप अब्सेंट करेंगे, क्लास अब्सेंट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका फीडबैक अच्छा नहीं बनता है, तो ही जाके कुछ नंबर कम होता है। अदरवाइज आपको 19 नंबर, 18 नंबर ये स्कूल के तरफ से मिलता ही मिलता है, क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कम मार्क्स लाए, है ना। चलो, तो ये आपको बात समझ में आ गया, आगे बढ़िए। अब जब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जान जाओ कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। देखो ये टोटल जब हम काउंट करेंगे तो ये होगा 80। इसका मतलब है कि एमसीक्यू जो OMR है वो, और साथ साथ जो रिटेन है वो, दोनों मिला के यहाँ पे दिया गया है। तो वही चीज है, नंबर सिस्टम
मतलब वास्तविक संख्या के बारे में बात हो रहा है, जिससे टोटल कुल 6 नंबर आएगा। ठीक है, वही चीज अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले तो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, उससे कुल 6 नंबर का मार्क्स आएगा। अब ज्योमेट्री जैसे हो गया, ज्यामिति, ज्यामिति से कुल 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से जैसे 12 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग नाम इसका मेंसुरेशन का हिंदी में, ये वाला जो चैप्टर है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम, आयतन निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये वाला जो चैप्टर है जिसको हम लोग, जिसमें हम लोग का आएगा टोटल 10 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी मतलब सांख्यिकी और प्रायिकता, इससे कुल आएगा 11 नंबर। और फिर अलजेब्रा, अलजेब्रा में कौन है, बीज गणित बोलते हैं इसको। तो इससे जो क्वेश्चन है, जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, समांतर श्रेणी, एपी, समांतर श्रेणी या द्विघात समीकरण, ये सबसे टोटल कुल 20 मार्क्स आएगा। ऐसे दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये सब उसी में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। कुल मिला के आपको देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैथ्स ऐसा है जिसमें 100 में 100% लाया जा सकता है, 100% मार्क्स को लाया जा सकता है, तो कुछ भी मत छोड़ो। सिंपल सा बात है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुल मिला के यहाँ का अगर हम समरी दे, तो आपका जो पढ़ाई का तरीका होना चाहिए मैथ्स में, सबसे पहला बात, आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़िए, सारा टॉपिक कवर कीजिए। टोटल सिलेबस खत्म कीजिए, और टोटल सिलेबस कौन है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है। आप इसको खत्म कीजिए, इसी से सवाल होगा। और अगर मान लीजिए आप एनसीईआरटी में भी अगर आप डाउट में है, तो आप एक काम कीजिए, 5 साल का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़िए और रट जाइए। रटने का मतलब समझना ही होता है, रटने का मतलब खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन फंसे ना। आपका क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है इजी ही रहता है। बस आपको प्रैक्टिस किस चीज का कर लेना चाहिए, एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। बस यही ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस आपको ज्यादा करके जाना है, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस आपको कर लेना है, नहीं तो दिक्कत होगा। लिखने का प्रैक्टिस कर लेना है। तो क्या हुआ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी ये आपका होना चाहिए कि आप या तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें अगर कंफ्यूजन में है तो PYQ लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेवल इजी क्वेश्चन ही रहता है। और कुछ टेस्ट अगर आप लगा पाते हैं, कहीं पे अगर चल रहा है टेस्ट, तो बैठ के एग्जाम दे दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मेनली आपका टेस्ट ही आपको इंप्रूव करता है। भले बोरिंग वो हो सकता है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। वहां पे गए, 3 घंटा बैठे, और फिर पता चला कि 2 क्वेश्चन छूट गया सर, 3 क्वेश्चन छूट गया, तो ये सब चीज प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये बात हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, जब इसका ग्रेडिंग बनता है, तो ग्रेडिंग किस तरीके से बनता है ये देखो। जैसे A1 मार्क्स का मतलब क्या होता है,
91 से 100, 91 से 100 तक का मार्क्स, A2 मतलब 81 से लेकर 90 तक का मार्क्स, B1 मतलब 71 से 80, B2 मतलब 61 से 70, C1 मतलब 51 से 60। तो इसके नीचे क्या जाना, हम लोग को तो इतना में ही अटक जाना है, बहुत हुआ तो, है ना, सारे सब्जेक्ट में। ऐसा करना है कि हम लोग ऊपर ही खाली दिखे, नीचे दिखने का कोई संभावना नहीं है। मतलब A1 और A2 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग को, उससे तो मतलब भी नहीं है। एग्जाम होने का चांस आपका कुछ इस तरीके से है, आप देख लीजिए। इसी के हिसाब से आपको अपना एग्जाम का तैयारी भी कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है एग्जाम का शेड्यूलिंग दिया हुआ। स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है। मेनली हम लोग के लिए क्या है, अगर मान लो इस जगह पर देखें, बहुत कोई नागपुरी लेते हैं, बहुत कोई संथाली लेते हैं और अलग अलग लैंग्वेज लेते हैं, तो उन लोगों का पेपर ऐसे है। ठीक है, यहाँ से देखो कॉमन सब्जेक्ट एसएसटी 12 फरवरी को टेंटेटिव है। ये अलग बात है कि बाद में जाके उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से शेड्यूल कर दिया जाता है। ठीक है, मैथ्स का पेपर 15 फरवरी टेंटेटिव है, हिंदी का पेपर 19 फरवरी को है, साइंस का पेपर 21 फरवरी को, संस्कृत का पेपर 24 और इंग्लिश का पेपर 26 फरवरी। टेंटेटिव डेट का मतलब यह होता है कि संभावना व्यक्त किया गया है कि ये एग्जाम इस तारीख को हो सकता है, लेकिन ये फिर से रूटीन बनाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत पहले इस चीज को बता दिया जाता है, लेकिन बाद में जाके किसी कारणवश या कोई भी चीज, चुनाव या कोई भी अदर रीजन के कारण वो सब चीज इधर उधर फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये जो चीज है वो फाइनल नहीं है, लेकिन ये आपको एक रफ आइडिया बता दिया गया। ठीक है, आइए आगे। मैथ्स का पेपर आपको बता ही दिया गया है कि इस तरीके से आता है, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स। ठीक है, लॉन्ग वाले में तो एकदम काम करना है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन बना लेना है। मेरे नजर से सबसे पहले अगर लॉन्ग वाले को अगर आप टच कर लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में माइंड फ्रेश रहता है, आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो सबसे पहले आप लॉन्ग वाला अगर बना लेते हैं तो इससे क्या होता है, माइंड फ्रेश है। और आप क्वेश्चन को दो तरीका है, आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं और लास्ट से भी, वो डिपेंड करता है बच्चे का सोच कैसा है। अब मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छा तैयारी किया है तो लॉन्ग वाला माइंड फ्रेश करके फटाफट बना लेगा और फिर वो पीछे की ओर जाए तो बेस्ट है। बट लेकिन जो बच्चे का तैयारी बहुत अच्छा नहीं रहता है, अब वो लॉन्ग वाला एक पकड़ा सपोज करो और नहीं बना, तो कॉन्फिडेंस वहीं पे उसका गिर गया। तो वैसे सिचुएशन में ध्यान रखना कि उस वो लोग तो कम से कम स्टार्टिंग से बनाए, ताकि आसान आसान क्वेश्चन बनाते हुए आगे तक जाए, अंतिम में भी ये बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर रिस्क नहीं लेना है तो ऐसे में आप स्टार्टिंग से ही बनाया करो। स्टार्टिंग से इसलिए तो ओवरऑल हम समरी दे देते हैं। समरी ये है कि अगर आपको एग्जाम में जब आप बैठे हैं तो स्टार्टिंग करो सेक्शन ए से ही, रिस्क को खत्म करना है तो। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए आसान आसान रहेगा, तो सेक्शन ए बी सी डी आप ऐसे करके बनाओ, ठीक बात है। लेकिन कुछ बच्चे का ऐसा माइंड होता है कि वो बहुत अच्छा तैयारी करते हैं तो वो पहले डी को बना लेते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कहो कि ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि सेक्शन ए बनाओ, फिर बी बनाओ, सी बनाओ, डी बनाओ, क्योंकि ये दोनों टाइप के बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेक्शन डी में अगर एक क्वेश्चन हो सके, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा और बाद में जो आसान भी सवाल है उसमें भी आप फंस जाएंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है जानकर भी गलत हो जाए। तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गया टोटल इन सभी का, कैसे हम लोग इसको पढ़ना है। थोड़ा सा एग्जाम के वक्त जब भी आप क्वेश्चन सीट जब आपको मिलता है ना, तो आप या तो रफ पीछे के साइड करो, रफ आप पीछे के साइड करो, या फिर एक तरीका है कि एक मार्जिन ऐसे करके लाइन खींच दो, यहाँ पे सारा बात को मैसेज को लिखो, जो भी आपका सॉल्यूशन है लिखो और इस तरफ लिख दो रफ, और यहाँ रफ कर दो। रफ भी करना है तो बेटर तरीके से करना है, अंदाजी नहीं करना है। सपोज करो रफ आप डिवाइड ही किए, इससे क्या होता है ना कि जैसे मान लो आप यहाँ पे लिखे और आपको डिवाइड का जरूरत पड़ गया तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दिए, टीचर को ये पता चलता है कि आप इधर उधर का कहीं छापे नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व किए हैं। तो अगर रफ आप बेटर तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाइन खींच के थोड़ा सा जगह बना के स्पेस बना के आप राइट तरफ कर लो, तो वो और बेटर है। उसको रफ की तरह नहीं सोचना है, क्योंकि इससे टीचर को एक
मिलता है कि हाँ भाई ये जो बच्चा है ये प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व किया है और रफ भी प्रॉपर तरीके से लिखा है, तो उनके अंदर ये भाव नहीं आता है कि ये कहीं से इधर-उधर करके लिखा हुआ है, क्योंकि सब तो माइंड का है ना। और अदरवाइज अगर आपको ये नहीं मन है तो आप पीछे आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉपी भी फ्रेश रहेगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगा। तो ये फिलहाल झारखंड बोर्ड जैक 2025 क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में आपको सारा चीज बताया गया है। अगर किसी भी टाइप का कोई भी चीज अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, और साथ साथ अगर आपको कोई सपोर्ट की आवश्यकता है तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग वीडियो तो आगे बनाएंगे ही, वन बाय वन करके शुरुआत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मंजिल की ओर पहुंचेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट जो आपका अभी सितंबर में शेड्यूलिंग लगा है। थैंक यू।